हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैदे इश्क भाग 5। रात का वक्त, दिल्ली का कब्रिस्तान। अखिलेश और पुनीत कब्रिस्तान के पास एक गाड़ी में बैठे हुए थे। पुनीत हैरानी से बोला, आपको और कोई जगह नहीं मिली? अखिलेश सामने से देखते हुए बोला, अच्छी जगह ढूंढने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। अब चले? पुनीत गहरी सांस लेकर बोला, जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने। वो दोनों गाड़ी से उतरकर कब्रिस्तान के गेट के पास आ गए। अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। पुनीत इरिटेट होकर बोला, किस मुसीबत में फंसा दिया आपने? अखिलेश उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं रुको, मैं अकेले ही अंदर जाता हूँ। पुनीत जल्दी से बोला, मुझे आपके साथ रहने के लिए ऑर्डर मिले हैं। अगर अंदर जाकर आपको कुछ हो गया तो मैं देसाई सर को क्या जवाब दूंगा? अखिलेश गहरी सांस लेकर बोला, कितना बोलते हो तुम, जरा काम पर भी ध्यान दो। पुनीत ने गहरी सांस ली और कब्रिस्तान के गेट के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। कुछ मिनट बाद वो दोनों गेट के अंदर थे और अखिलेश कुछ ढूंढ रहा था। कुछ पल बाद वो जगह मिल गई जहां उसने सबूत छिपाकर रखे हुए थे। उसने पुनीत को एक तरफ इशारा किया और वो दोनों उस दिशा में निकल गए। पुनीत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से अखिलेश का फोन बजने लगा। फोन की आवाज से पुनीत की एकदम से चीख निकल गई और वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, लगता है आप मुझे हार्ट अटैक देकर ही मानेंगे। अखिलेश ने उसे इग्नोर किया और जल्दी से कॉल उठा ली। सामने से स्मृति की आवाज आई, अखिलेश, पापा को कुछ हो गया है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, आप जल्दी से वहां आ जाइए। उसकी बात सुनते ही अखिलेश जल्दी से बोला, क्या हुआ है उन्हें? लेकिन कॉल कट चुका था। अखिलेश हेलो हेलो कर रहा था। पुनीत सीरियस होकर बोला, क्या हुआ, किसकी कॉल थी? अखिलेश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी बीबी ने कॉल किया था। उसने कहा कि पापा की तबीयत खराब हो गई है, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही है। पुनीत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, यहाँ का काम मैं देख लूंगा। अखिलेश परेशानी वाले भाव से बोला, राइट साइड में तीसरी कब्र के पास। पुनीत ने हाँ में सर हिला दिया और आगे बढ़ गया। उसके जाते ही अखिलेश भी वहां से निकल गया। वार्नर पैराडाइज। जिया बेडरूम में सोफे पर बैठी हुई थी और उसके सामने उसकी बुक्स रखी हुई थी। दानिश उसे देखते हुए बोला, चुपचाप से अपनी पढ़ाई करनी है और एग्जाम्स देने हैं। इन दो चीजों के अलावा तुम्हारे दिमाग में तीसरी चीज नहीं आनी चाहिए। जिया हैरानी से बोली, कौन सी तीसरी चीज? दानिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम सच में इतने मासूम हो या फिर ड्रामा कर रही हो? जिया चुपचाप से उसे देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी दानिश किस बारे में बात कर रहा है। उसके एक्सप्रेशन देखकर दानिश समझ गया कि जिया के दिमाग में उससे दूर भागने का ख्याल नहीं है। जिया ने उसे देखते हुए अपनी एक बुक उठा ली और पढ़ने लगी। दानिश ने कुछ पल उसे देखा और अपना लैपटॉप लेकर उसके पास बैठ गया। कुछ मिनट बाद उसे अपनी थाई पर कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें नीचे करके देखा तो जिया उसके थाई पर सर रखकर अपनी बुक पढ़ रही थी और उसके पैर दूसरी तरफ थे। दानिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, लिटिल गर्ल, क्या कर रही हो तुम?
जिया ने अपनी नज़रें उसकी तरफ की और जल्दी से बोली, मिस्टर वार्नर, तुम्हारे स्टडी रूम में फेरी टेल वाली बुक क्यों नहीं है? दानिश अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, व्हाट? जिया उठकर बैठ गई और जल्दी से बोली, तुम्हारे स्टडी रूम में फेरी टेल वाली बुक क्यों नहीं है? दानिश उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, मैं फेरी टेल टाइप का लगता हूँ तुम्हें? उसका सवाल सुनते ही जिया हंसते हुए बोली, कुछ भी बोलते हो आप। मैं तो जनरल ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे फेरी टेल वाली बुक पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर तो ऐसी एक भी बुक नहीं थी। बोलते हुए वो मुंह लटकाकर फिर से एक बार दानिश की थाई पर सर रखकर लेट गई। दानिश ने गहरी सांस लेते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। पहली बार ऐसा हो रहा था कि दानिश को किसी के परेशान करने से इरिटेशन नहीं हो रही थी। जिया की हरकतें उसे बहुत ही क्यूट लगती थी। उसका टच, उसकी बातें दानिश के अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती थी। उसने खुद को कंट्रोल किया और कड़क आवाज में बोला, पढ़ाई हो गई तुम्हारी? जिया अपनी बुक में मुंह घुसाते हुए बोली, रिवीजन चल रही है। दानिश ने गहरी सांस ली और अपना काम करने लगा। इन्फिनिटी हॉस्पिटल। स्मृति और अखिलेश एक वार्ड के सामने खड़े थे। कुछ मिनट बाद डॉक्टर वार्ड के बाहर आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर मित्तल, उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो गई थी और मिसेज मित्तल को लगा कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। स्मृति हैरानी से बोली, डॉक्टर, उन्हें सांस नहीं आ रही थी और वो तड़प रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें स्ट्रेस की वजह से उन्हें हार्ट अटैक। बोलते हुए वो चुप हो गई। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बात सही है मिसेज मित्तल। अगर आप वक्त पर उन्हें लेकर यहाँ नहीं आती तो शायद सिचुएशन सीरियस हो सकती थी। अखिलेश बीच में बोला, अब वो कैसे हैं? हम मिल सकते हैं? डॉक्टर बोले, हाँ जरूर मिल सकते हैं। बोलकर वो वहां से निकल गए। अखिलेश और स्मृति जल्दी से वार्ड के अंदर चले गए। धनराज जी आराम से बेड पर बैठे हुए थे। अखिलेश उनके पास बैठते हुए बोला, कितनी बार कहा है अपने खाने पीने के मामले में लापरवाही नहीं करनी है, लेकिन आपको तो मेरी बातें सुननी ही नहीं है। धनराज जी शांत लहजे में बोले, मैं ठीक हूँ। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो। अखिलेश हैरानी से बोला, स्मृति, तुम देख रही हो, इनको बस इनके ईगो की पड़ी है। कभी हमारे बारे में भी सोच लिया कीजिए। बोलते हुए वो गुस्से से वार्ड से बाहर निकल गया। स्मृति ने धनराज जी की तरफ देखा तो वो बेफिक्री से बोले, उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसे तो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने की आदत है। उनकी बात सुनकर स्मृति ना में सर हिलाते हुए अखिलेश के पीछे चली गई। वार्नर पैराडाइज। दानिश अपने लैपटॉप पर बिजी था। तभी उसकी नजरें जिया की तरफ चली गई। वो दानिश के हाथ के नीचे से लैपटॉप स्क्रीन को देख रही थी। दानिश कुछ बोलने वाला था, उससे पहले जिया बोल पड़ी, क्या अमेजिंग स्पीड है आपका। ऐसा लग रहा है आप इंसान नहीं रोबोट हैं। बोलते हुए उसने सर घुमाकर दानिश की तरफ देखा और एक्साइटेड होकर बोली, आप मुझे भी सिखाएंगे? दानिश ने उसका सर पकड़ते हुए उसे अपने पास बिठा लिया और उसे घूरते हुए बोला, रिवीजन हो गई तुम्हारी? जिया बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ लेकिन। बोलते हुए वो चुप हो गई। दानिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, लेकिन क्या? जिया धीरे से बोली, मुझे भूख लगी है।
दानिश बिना किसी भाव के बोला, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने खाना खाया तो था। जिया जल्दी से बोली, लेकिन पढ़ाई करने के बाद वो डाइजेस्ट हो गया ना। दानिश हैरानी से बोला, सीरियसली? जिया ने अपने होठों का पाउट बनाते हुए हाँ में सर हिला दिया। उसकी हरकतें देखकर न चाहते हुए भी दानिश के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो गहरी सांस लेकर बोला, किचन में जाओ और जो खाना है खा लो। उसकी बात सुनकर जिया ने एकदम से उसके गाल पर किस कर लिया और ओके बोलकर वो कमरे से बाहर भाग गई। उसकी इस हरकत पर अखिलेश की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। वो धीरे से बोला, व्हाई इज शी सॉफ्ट। तभी उसके दिमाग में सारा की कही हुई बातें याद आ गई। अगर तुम्हें वो पसंद आ गई तो उसे मिस्ट्रेस बना लो, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं बन सकती। ये बात उसके कानों में गूंज रही थी और दानिश को इस बात से इरिटेट हो रही थी। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। मित्तल विला। अखिलेश और स्मृति धनराज जी को घर लेकर आ गए थे। धनराज जी अपने कमरे में थे। अखिलेश और स्मृति इस वक्त हॉल में ही बैठे हुए थे। अखिलेश के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। स्मृति उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब किस बात की टेंशन है आपको? सब कुछ तो सॉर्ट आउट हो गया। अखिलेश उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तुम्हारी कॉल आने के बाद मैं तुरंत वहां से निकल गया और पुनीत, उसका तो फोन बंद आ रहा है। स्मृति धीरे से बोली, शायद उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। वो खुद कॉल करेंगे आपको। अब आप प्लीज सो जाइए। अखिलेश ने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ निकल गया। स्मृति खुद से ही बोली, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। बोलकर वो भी अखिलेश के पीछे निकल गई। अगले दिन दिल्ली पुलिस स्टेशन। सुबह से पुलिस स्टेशन में एक अलग ही माहौल बना हुआ था। अखिलेश अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर मौजूद सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी क्रिमिनल को देख रहे हों। अखिलेश ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। वो तुरंत सुजीत देसाई जी के केबिन की तरफ चला गया। केबिन में पहले से पुनीत और सुजीत दोनों बैठे हुए थे। पुनीत को देखते ही अखिलेश हैरानी से बोला, ये सब क्या है? तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? पुनीत ने सुजीत की तरफ देखा तो वो कड़क आवाज में बोला, तुम जाओ, कल रात तुम कहाँ थे? अखिलेश धीरे से बोला, मैं तो हॉस्पिटल गया था। पुनीत को पता तो है। बोलते हुए उसने पुनीत की तरफ देखा। सुजीत कुछ पल रुककर बोला, अखिलेश तुम्हें पता भी है कल रात को क्या हुआ था? अखिलेश सीरियस होकर बोला, क्या हुआ है सर? आप प्लीज साफ साफ बताइए। सुजीत ने अपना लैपटॉप स्क्रीन अखिलेश की तरफ कर दिया। लैपटॉप पर एक फुटेज ऑन हो गई। ये उसी कब्रिस्तान की फुटेज थी जहां कल रात अखिलेश और पुनीत गए हुए थे। अखिलेश हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, सर ये सब झूठ है। आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्क्रीन पर एक आदमी पुनीत के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया और जब पुनीत को होश आया तब सारे सबूत वहां से गायब हो गए थे। होश में आते ही पुनीत ने सबसे पहले सुजीत से कांटेक्ट किया और उसके बाद दोनों ने मिलकर सीसीटीवी फुटेज निकाली जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि अखिलेश ने खुद पुनीत के सर पर डंडा मारा और उसके बाद वो सबूत लेकर वहां से गायब हो गया। सुजीत ने लैपटॉप स्क्रीन पर दूसरी फुटेज ऑन करते हुए कहा,
ये सब झूठ है। तो ये बताओ, तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 2 घंटे क्यों लग गए? कब्रिस्तान से हॉस्पिटल का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का है। अखिलेश के सामने हॉस्पिटल की कल वाली फुटेज चल रही थी, जिसमें वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था। अखिलेश कुछ पल रुककर बोला, मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, पता नहीं कैसे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। पुनीत गुस्से से बोला, गाड़ी बंद हो गई थी या करवाई गई थी? अखिलेश उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूँगा? पुनीत उसी तरह से बोला, अपनी बेटी के लिए आप उसे बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं आपने आज तक कितने लड़कों को अंदर किया है, जिन्होंने आपकी बेटी के करीब जाने की कोशिश की थी। अखिलेश हैरानी से सुजीत की तरफ देखते हुए बोला, सर, आप जानते हैं मुझे, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सुजीत बिना किसी भाव के बोला, आई एम सॉरी अखिलेश, मैं कुछ नहीं कर सकता। कब्रिस्तान की फुटेज और हॉस्पिटल की फुटेज तुम पर लगे हुए इल्जाम को सही साबित कर रही है। अखिलेश इरिटेट होकर बोला, लेकिन सर, मैं तो तुरंत वहां से निकल गया था। तो ये इंसान कौन है जिसके पास मेरी शक्ल है? सुजीत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अखिलेश, तुम घर जाओ। ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाए। अखिलेश लाचारी से बोला, 3 महीने? मेरी बेटी का क्या होगा सर? प्लीज उसके बारे में तो सोचिए। सुजीत कुछ पल रुक कर बोला, मुझे नहीं लगता कि अब तक दानिश वार्नर ने उसे बिना कुछ किए ही। तभी अखिलेश उसकी कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाकर बोला, माइंड योर टंग मिनिस्टर सुजीत देसाई, बेटी है वो मेरी। केबिन में शोर शराबे की आवाज सुनते ही 2 कांस्टेबल जल्दी से केबिन के अंदर आ गए और अखिलेश को सुजीत से दूर करते हुए केबिन से बाहर ले गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के